पिछली क्लास में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बात की थी। जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं उनको हमने न्यूक्लियस के आधार पर, यानी कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हमने इन कोशिकाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया था। एक है अपनी प्रोकैरियोट सेल और दूसरी है यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हमने बात की थी कि इनके अंदर जो वेल डेवलप जो न्यूक्लियस होता है उसकी एब्सेंस होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रो और कैरियन से मिलकर के बना हुआ है। प्रो का यहाँ से मीनिंग है प्रिमिटिव से, प्रिमिटिव को हम बोलते हैं आदिम, आदिम प्रकार का इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। कैरियन शब्द न्यूक्लियस के लिए बोला जाता है। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका मीनिंग जो होता है वो होता है जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि आदिम प्रकार का केंद्रक। यानी कि इनके अंदर जो केंद्रक होता है जो हम यूकैरियोट सेल में देखते हैं, इनके अंदर जो वेल डेवलप जो न्यूक्लियस होता है उसकी एब्सेंस होती है। यानी कि इस न्यूक्लियस के ऊपर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल्स के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स को अगर हम विभाजित करें तो यू प्लस कैरियन से मिलकर के बना है यूकैरियोट। यू का मतलब जो होता है वो होता है वेल डेवलप, यानी कि सुविकसित, और कैरियन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से है, जिसका मीनिंग है कि सुविकसित केंद्र की उपस्थिति होती है यूकैरियोट सेल्स के अंदर। वेल डेवलप को हमने एडवांस भी बोलते हैं, यानी कि इनमें एडवांस यानी कि जो प्रगत प्रकार का जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जो 5 जगत प्रणाली होती है, यानी कि जो 5 किंगडम जो प्रणाली है जो आर.एच. विटेकर ने दी थी, उसके अनुसार जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम विभाजित करें तो इसमें जो एक जगत होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, जबकि बाकी के जो 4 किंगडम्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें देखने को मिलती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जो मोनेरा किंगडम है, जो पहला किंगडम है मोनेरा, उसके अंदर आर्किया, यूबैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनको शामिल किया गया। तो इन सभी जीवों के अंदर ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सभी जीव जो होते हैं इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो बाकी के जो 4 किंगडम होते हैं इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है जिसमें यूग्लिना, पैरामीशियम और प्रोटोजोन्स को शामिल किया गया है, उसके अंदर सभी में ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, जबकि बाकी के जो 3 किंगडम्स होते हैं ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें फंजाई किंगडम है, दूसरा आपका प्लांट किंगडम जिसमें पादपों को शामिल किया गया है, और जो लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, उसके अंदर जंतुओं को शामिल किया गया है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। ये जो कोशिकाएं होती हैं छोटी व सामान्य प्रकार की होती हैं, यानी कि स्मॉल और सिंपल टाइप की होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी तुलना में ये छोटी और थोड़ी सी सामान्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस, यानी कि हमने बात की थी जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वो इनमें एब्सेंस होता है। और जो दूसरे जो कोशिकांग होते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जैसे गोल्जी बॉडी है, ये जो मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेल कोशिकांग होते हैं ये इनमें एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इस प्रकार के साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेनस, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सभी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो केवल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर ही पाई जाती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि दोनों प्रकार के जो एक कोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीव हैं उन दोनों के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जो सेल वॉल होती है इसकी कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ। ये जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये कठोर संरचना है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो इन कोशिकाओं को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो इनका जो आउटर इन्वायरमेंट होता है, जो इनका आउटर जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, मेनली जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो भौतिक वातावरण होता है, उससे ये इनकी सुरक्षा करती है। अब हम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनका डायग्राम देखते हैं कि कैसे ये दिखती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये जो कोशिकाएं होती हैं
वो स्मॉल और सिंपल होती है, यानी कि इनमें ज्यादा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं इनकी एब्सेंस होती है, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेनलेस होता है। ये इनमें जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है जिसका जो जेनेटिक मैटर है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ के तौर पर इनमें जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है, मेनली तो डीएनए होता है, बाकी कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। इसमें पाए जाने वाले दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 17S प्रकार का होता है। मीजोसोम्स का जो निर्माण होता है वो इस कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंतर्वलन से होता है, और इसका जो कार्य होता है वो मेनली इस कोशिका को विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका के कोशिका द्रव को घेरने वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। इसका जो न्यूक्लियड और जो राइबोसोम वगैरह जो जितना भी सेलुलर कंटेंट होता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कवर रहता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाने वाली जो लेयर होती है इसको अपने सेल वॉल बोला है। कोशिका भित्ति, जैसे कोशिका भित्ति जो होती है एक रिजिड संरचना होती है जो इसको बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है इन सेल्स को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा एक और यहाँ पे इसमें फ्लैजिला होता है जो इस सेल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी होता है। इन कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उस जेनेटिक मटेरियल जो पाए जाने वाले स्थान को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। जिस स्थान के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको अपने न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब हम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनके अंदर दूसरा उदाहरण जो पीपीएल होता है इनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरे जो साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का ही एडवांस रूप है जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी यानी कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होती हैं। इन कोशिकाओं का यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वो कंपार्टमेंट यानी कि इनमें कंपार्टमेंट बने होते हैं, उसके अंदर बटा होता है। इन कोशिकाओं में बने झिल्लीयुक्त जो ऑर्गेनल्स या जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनली यानी कि कोशिकांग बोलते हैं। यानी कि कोशिकाओं के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सभी क्या होते हैं कंपार्टमेंट्स में, यानी कि ये झिल्लीयुक्त ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट में स्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है। और इस केंद्र के अंदर हम जानते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसमें निहित होती है। अब हम आगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो डायग्राम्स होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें जो हमने बात की थी सेंटर में कि सबसे बड़ा जो केंद्रक होता है, वो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है उसका वो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है। इस केंद्र के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो कि मुख्यतः डीएनए होता है वो इसमें पाया जाता है। इसमें साथ ही एक जो डार्क रीजन में एक न्यूक्लियस पाई जाती है, इसको केंद्रिका बोला जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। केंद्र के जो आवरण होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है।
इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी कि जो अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है, उसके अंदर विभेदित होती है। जो इसमें जो अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो पाए जाने वाला राइबोसोम होता है वो 18S टाइप का होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वो हमने बात की थी, जो यूकेरियोटिक कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंट्स में बटा होता है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट जो होते हैं वो इनमें सेल ऑर्गेनल यानी कि जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। उसकी वजह से इनका जो कोशिकांग होता है, ये जो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो इन कंपार्टमेंट्स में बटा होता है। तो इस साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवरिंग करने वाली या घेरने वाली जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है, इसको अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है, कोशिका झिल्ली। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसको हम यूकेरियोटिक कोशिका या कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि कोशिका के अंदर होने वाली जो जितनी भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें तो दूसरे कोशिकाएं होते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो जल अपघटित करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि एसिडिक पीएच होती है उसके अंदर ये एक्टिव होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, कुछ एमाइनो एसिड्स होते हैं, उनके लाइसिस में ये हेल्प करते हैं। लाइसोसोम के अलावा जिसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, ये कोशिकाओं के अंदर जो सिक्रेटरी कोशिकांग की तरह काम करता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी पैकेजिंग की जाती है और उनका कोशिका के अंदर या फिर कोशिका के बाहर उसका सीक्रेशन किया जाता है। तो ये काम जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी सम्मिश्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो एनिमल सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय या सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि कोशिका के विभाजन में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिकाओं के अंदर जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो कि उसके कोशिकाओं के विभाजन में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, जैसे प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल के अंदर जो और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे उसमें वैक्यूल पाई जाती है, और दूसरे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वो पाया जाता है। और जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर में जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर, और कुछ फंगल सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल का आवरण भी पाया जाता है, जो कि उनको उसके बाह्य वातावरण से उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। यूकेरियोटिक कोशिका की हमने बात की थी। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो एनिमल सेल्स के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका होती है, और जो प्लांट सेल्स होती हैं और जो फंगल सेल्स होती हैं ये भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन इनमें संरचना में जो अंतर होते हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वो एक एनिमल सेल का था। अभी हम प्लांट सेल्स में देखते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटर कवर होता है उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें फूड या भोजन का निर्माण करता है। और इन प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल होती है सेंटर के अंदर, और इसके अंदर सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति और लाइसोसोम भी इसमें एब्सेंट होता है। जो फंगल सेल्स होती है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस होती है, क्योंकि ये हम जानते हैं जो फंजाई होती हैं, जो जितने भी जो कवक की जो कोशिकाएं होती हैं ये सभी हिट्रोट्रोप होते हैं, हिट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस होती है। बाकी जो कवक कोशिका होती है वो प्लांट सेल्स की तरह ही होती है, यानी कि इसमें भी सेल वॉल और वैक्यूल पाई जाती है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस होती है। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर देखते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल की बात करते हैं तो एनिमल्स जो सेल्स होती हैं उनमें अंदर ये एब्सेंट होती है, जबकि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। और जो दूसरी जो फंगल सेल्स होती है उनके अंदर भी है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। ईआर की बात करते हैं तो ईआर जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंस होती है, जबकि जो
ER यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार की होती है, RER और SCR, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। हमने बात की थी राइबोसोम इसकी सतह पर लगे होते हैं, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी कि खुरदरी अंतरप्रद्रवी जालिका। यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी कि जो चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका होती है, यह लिपिड सिंथेसिस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एनिमल सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, फंगल सेल्स होती हैं, उनके अंदर ये सेल सिक्रेशन का काम करता है। यानी कि जो प्रोटीन जो RER पे बनी हुई है उनको कोशिका के अंदर या फिर कोशिका के बाहर उनको सिक्रेशन का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो इसमें काम करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं ये 80S प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जिसके द्वारा जो कोशिका में होने वाली जितनी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसकी पूर्ति करने का काम करता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर हमने बात की थी कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, केंद्र झिल्ली इनमें अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो केंद्र झिल्ली होती है वो पाई जाती है। हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर न तो उसमें कोई सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं और न ही उनके ऊपर झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। तो जितने भी झिल्ली वाले जो ऑर्गेनल्स या कोशिकांग है ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं।